सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो इसमें भारत 131वें स्थान पर रहा। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये। और इसे कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। और इस बार इस इंडेक्स का ये 19वां संस्करण है। भारत की बात करें, भारत को कौन सी रैंक दी गई है, तो भारत 131वें स्थान पर रहा है। 148 देशों में से भारत की रैंक है 131। और टॉप पर इसमें आइसलैंड है, दूसरे पे फिनलैंड है और तीसरे पे नॉर्वे को रखा गया है। अच्छा, इसी तरह से एक और इंडेक्स अभी हमने पढ़ा था, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। इसको अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया था और उसमें भारत 102 रैंक पे था। तो दोनों अलग अलग है, दोनों को ध्यान में रखना और दोनों की रैंक ध्यान रखना। दोनों को किसने जारी किया वो मैंने आपको बता दिया। बाकी एक काम करता हूं, 2025 में जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आए, सूचकांक आए, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो देखो फिर, अभी कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पे था। टॉप पे ब्राजील है, भारत में टॉप पे कर्नाटक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर चाइना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भारत 96 पे है, टॉप पे डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पे कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। अभी पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक आया है, उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पर रहा गुजरात। उसके अलावा अभी 7वां वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आया था, उसमें चार्ड टॉप पर है और 5वें पे भारत है। सिप्रिकर की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 तक विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक इंपोर्टर कंट्री यूक्रेन है, दूसरे पे भारत है। संयुक्त राष्ट्र ने अभी मातृ मृत्यु दर पर एक रिपोर्ट जारी की, नाम है ट्रेडर्स इन मैटरनल मॉर्टेलिटी, और इसमें भारत दूसरे स्थान पर है, टॉप पर नाइजीरिया है। अंकटाड ने अभी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स जारी किया, उसमें भारत 36 पे है, टॉप पर अमेरिका है। इसके अलावा अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, उसमें भारत 151 पे है, टॉप पर नॉर्वे है। और ग्लोबल विंड रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट आई थी, उसमें टॉप पर सूडान है। इंडिया 31वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। और अभी जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत 102 नंबर पर रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में अभी इंडिया 10वें स्थान पे था, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं था, और चौथे स्थान पे डेनमार्क रहा। तो ये 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट सूचकांक इंडेक्सेस है वो मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच टाइगर क्लॉ अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो एक्सरसाइज का नाम है टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज 2025। अभी 2025 में इसका पहला संस्करण है, मतलब पहली बार हो रहा है। अभी 26 मई को शुरू हुआ था, 10 जून तक ये चला। और ये गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। वैसे तो ये पूरे उत्तर भारत में अलग अलग लोकेशन पे हुआ था। और आप कह सकते हो भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के विशेष बलों स्पेशल फोर्सेस के बीच ये पहला संयुक्त अभ्यास था। नाम है टाइगर क्लॉ। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना के विशेष बल स्पेशल फोर्स को गरुड़ के नाम से जाना जाता है। देखो, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं ना, उनके पास स्पेशल फोर्सेज है, विशेष बल है। और हमारी तीनों सेनाओं के स्पेशल फोर्सेज अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के साथ अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे कि भारतीय थल सेना का जो स्पेशल फोर्स है, जिसे पैरा स्पेशल फोर्स कहते हैं, तो वो अमेरिकी सेना के स्पेशल फोर्स के साथ एक्सरसाइज करता है, उसका नाम है वज्र प्रहार। उसी तरह से भारतीय नौसेना के स्पेशल फोर्स, जिसे मार्कोस के नाम से जानते हैं, वो अमेरिकी नौसेना के स्पेशल फोर्स के साथ एक्सरसाइज करता है, उसको कहते हैं संगम एक्सरसाइज। और आज हमने देखा भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स, जिसे गरुड़ कहते हैं, ये अमेरिकी वायुसेना के स्पेशल फोर्स के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, उसको टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज कहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा द्विपक्षीय अभ्यास हम अमेरिका के साथ ही करते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज करते रहते हैं हम अमेरिका के साथ। कुछ एक मैं आपको बताऊं तो युद्ध अभ्यास हो गया, वज्र प्रहार हो गया, कोप इंडिया हो गया, संगम हो गया, टाइगर ट्रैम्प हो गया, ये टाइगर क्लो आज हमने देखा, एक तारकश अभ्यास होता है। इस तरह से बहुत सारे एक्सरसाइज हम अमेरिका के साथ करते हैं। अब मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, तो 2025 के अभी
सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी कल परसों भी रिवाइज कराए थे, आज फिर करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा, उससे पहले अमेरिका लेके आ गया मैं आपको। अमेरिका देख लो, ये यहाँ पर अमेरिका है, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी होती है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है 47वें नंबर के, और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। अब रिवाइज करते हैं, देखो। जैसे डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज ये भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ। ला पेरोस अभ्यास ये फ्रांस ने इसका आयोजन किया था, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया। कहाँ? मलक्का सुंडा लोम्बेक जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट में। एक्यूवेरिन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय सेना वायुसेना तटरक्षक बल के बीच में हुआ, हिंद महासागर में। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर अभ्यास भारतीय सेना वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास ये इंडोनेशिया ने आयोजन किया, बाली इंडोनेशिया में, भारत ने हिस्सा लिया। सागर कवच ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया, पश्चिम बंगाल में। जल थल लक्ष्याभ्यास भारतीय सेना तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस ने आयोजन किया था, बेट द्वारका गुजरात में। उसके अलावा सी ड्रैगन अभ्यास अमेरिका ने इसका आयोजन किया था, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, गुआम तट पर, भारत ने भी हिस्सा लिया। और डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था, जोधपुर राजस्थान में हुआ। खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच में हुआ, बिश्केक किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, अरब सागर में। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच हुआ, बंगाल की खाड़ी में। धर्मागार्जन अभ्यास भारत जापान के बीच हुआ, जापान में। अकीमे अभ्यास अभी पहली बार हुआ था, नेवल एक्सरसाइज है, भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में, और हिंद महासागर में हुआ ये, भारत तंजानिया ने मिलकर के आयोजन किया। प्रचंड प्रहार अभ्यास हमारी तीनों सेनाओं ने आयोजन किया, अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ, चेन्नई तट पर और बंगाल की खाड़ी में। इनक्योस अभ्यास ग्रीस ने आयोजन किया, ग्रीस में, भारत ने भी हिस्सा लिया। टाइगर ट्रियम्फ अभ्यास और इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। डस्टलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, पुणे में। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास यूएई ने आयोजन किया, यूएई में, भारत ने भी हिस्सा लिया। तालिस्मान साबरे अभ्यास ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन किया, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में, भारत ने भी हिस्सा लिया। और एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास हुआ था, नेवल एक्सरसाइज है, मालदीव भारत के बीच में हुआ, मालदीव में। और अभी हमने पढ़ा खान क्वेस्ट अभ्यास, ये आयोजन किया था मंगोलिया ने, उसकी कैपिटल उलान बटोर में हुआ था, बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया। और मंगोलिया और भारत के बीच में अभी नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास भी हुआ था, उलान बटोर में ही। ठीक है, ये 2025 के सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो आंसर होगा 2022-23। अच्छा, इसको मैं आपको समझाता हूँ, इसको आपको समझना पड़ेगा। पहले तो हम जीडीपी की बात करते हैं, जिसे आप हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हो। तो क्या होता है ये? तो आप इसको ऐसे समझो कि किसी भी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे कि मान लो भारत की जीडीपी 10 लाख रुपए की है। इसका मतलब क्या हो गया? भारत ने एक साल में 10 लाख रुपए की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये आधार वर्ष क्या होता है? बेस ईयर। तो आप ऐसे समझो कि ये एक स्पेसिफिक ईयर है, यानी कि एक किसी भी साल को आपने फिक्स कर दिया और उसी साल की कीमतों के हिसाब से हम हर साल की जीडीपी निकालते हैं और फिर हम देखते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है या समान है। इससे क्या होता है? इससे हमें एक्चुअल आर्थिक विकास का पता चल पाता है। इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम मानते हैं 2011 में, वित्त वर्ष 2011-12 वाला वर्ष ले लिया मैंने, इसमें हमने 100 लैपटॉप बनाए और हर लैपटॉप की कीमत हम मान लेते हैं 10 रुपए है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है? 100 × 10 हो जाएगी, तो 1000 रुपए टोटल वैल्यू हो गई। तो हम कहते हैं हमारी जीडीपी कितनी है? 1000 रुपए। तो मतलब उस साल की हमारी जीडीपी 1000 रुपए आती है। ठीक है, फिर हम अगले वित्त वर्ष में चलते हैं, 2012-13 की बात करते हैं। हमने वापस से 100 लैपटॉप बनाए, लेकिन इस बार हर लैपटॉप की कीमत 11 रुपए है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1100 हो गई। तो आप क्या देख रहे हो? बढ़ोतरी हो गई। कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? 1100। और पहले पिछले साल हमने कमाए थे 1000 रुपए, तो बढ़ोतरी कितनी हुई? 100 रुपए। पर एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। पहले भी 100 लैपटॉप ही बना रहे थे, आज भी 100 लैपटॉप ही बना रहे हैं। तो प्रोडक्शन में तो बढ़ोतरी नहीं हुई है, उत्पादन में तो कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो फिर ये 100 रुपए बढ़ते हुए क्यों दिख रहे हैं? ये बढ़ोतरी हमें दिख रही है इन्फ्लेशन के कारण। तो ये तरीका गलत हो गया। तो फिर इसीलिए हमने क्या किया? हमने एक वर्ष को फिक्स कर दिया, उसे आधार वर्ष मान लिया। जैसे कि हमने 2011-12 को आधार वर्ष मान लिया, हम उसी की
रेटों को मान करके आगे की कैलकुलेशन करेंगे। अब फिर से देखो 2012-13 में हमने कितने लैपटॉप बनाए, 100 लैपटॉप बनाए, और उसकी वैल्यू वही रखेंगे जो बेस ईयर की है, आधार वर्ष की है। प्रति लैपटॉप की कीमत 10 रुपये हमें रखनी है। हमें कीमत से लेना देना नहीं है, कीमत फिक्स है। हम देखेंगे उत्पादन में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। तो टोटल वैल्यू कितनी आती है, 100 इंटू 10, 1000 रुपये। फिर से तो ग्रोथ हुई क्या, ग्रोथ नहीं हुई, 0% ग्रोथ है। फिर अगले वित्त वर्ष में चलते हैं, 2013-14 में हमने देखे इस बार हमने 110 लैपटॉप बनाए पूरे साल में, और पर वैल्यू कितनी रखनी है हमें, जो आधार वर्ष की है 10 रुपये। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1100। इस बार हमें ग्रोथ देखने को मिली, और ये ग्रोथ आप देख रहे हो इन्फ्लेशन के कारण नहीं है, हमने वाकई में उत्पादन बढ़ाया है। तो कितनी ग्रोथ, उत्पादन बढ़ने के कारण 100 रुपये की, यानी कि परसेंट में देखोगे तो 10% की ग्रोथ देखने को मिली। फिर अगले साल देखते हैं 2014-15 में, मान लो हमने 200 लैपटॉप का निर्माण कर दिया, उत्पादन किया, और हर की वैल्यू है 100 रुपये, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, 2000 रुपये। तो ग्रोथ कितनी हो गई, और ये ग्रोथ कहाँ से हम नाप रहे हैं, जो हमारा आधार वर्ष है उससे नाप रहे हैं। तो 1000 रुपये की ग्रोथ हुई, मतलब डबल हो गया, जस्ट 100% की ग्रोथ हुई। तो बात आपको समझ में आ रही है, ये आपको समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने उदाहरण से समझाया। एक्चुअल में ग्रोथ के लिए हमें एक वर्ष को फिक्स करना होता है, और उसी समय की वैल्यू को आधार मान करके हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसी वर्ष को हम आधार वर्ष कहते हैं। तभी तो एक्चुअल ग्रोथ का हमें पता चलता है। तो अभी क्या कहा गया कि हमारा जो जीडीपी का जो आधार वर्ष था वो 2011-12 था, पर अब 2026 से हमारा जो नया बेस ईयर होगा, आधार वर्ष होगा, वो 2022-23 होगा। हर 8-10 साल में हम इसे बदलते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया भाई। याद रखने वाला तो एक ही लाइन में आपको याद रखना है, वो तो मुझे आपको समझाना था, इसलिए थोड़ा सा समय लिया। याद तो इतना सा रखना है कि जीडीपी के लिए जो बेस ईयर है वो पहले क्या था और अब क्या होगा। पहले था 2011-12, अब होगा 2022-23। और एक और पॉइंट इसमें नोट करना कि जीडीपी के आधार वर्ष में बदलाव किस समिति की सिफारिश पर हो रहा है, तो विश्वनाथ गोल्डर समिति। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना ये कहां पर शुरू की गई, तो आंसर होगा असम में। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने अभी मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना को शुरू किया है। तो ये योजना राज्य के रिसर्च स्कॉलर्स यानी कि अनुसंधान विद्वानों को सशक्त बनाने के लिए है। इसमें उन्हें एक मुश्त वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। कितनी, जैसे कि जो फुल टाइम रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे, एक ही बार दिए जाएंगे, बार बार नहीं। और जो दिव्यांग शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको 40,000 रुपये दिए जाएंगे। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना। किसने शुरू की, असम ने शुरू की है। तो यहाँ पे 2 चीजें मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। असम की बात है तो असम की स्टैटिक रिवाइज कराता हूँ कुछ, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले असम ले चलता हूँ। तो असम की कैपिटल होती है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा, पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, और फल है काजी नींबू। यहाँ का लोक नृत्य हो गया बिहू, बगरुम्बा, भोर, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस है सत्रिया। यहाँ के त्योहारों की बात करें, बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो महोत्सव हो गया। और असम का 7वां नेशनल पार्क बना था दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। उससे पहले 6ठा बना था रायमोना नेशनल पार्क। बाकी काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू शिखोवा और औरंग नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। भारत का पहला तेल का कुआं ये कहाँ पर खोजा गया था, डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, नदी पुल है ये, है ना, भूपेन हजारिका, जिसे डोलो सादिया पुल भी कहते हैं। लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर है ये। उसके अलावा याद रखना, ये असम है जो देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट है, नाम है असम सेट। और टाइम मैगजीन की अभी वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया था, तो असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये भी याद रखना। और असम ये भारत का पहला राज्य बन गया जिसने बायो E3 पॉलिसी को अपनाया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान भी अभी यहाँ शुरू हुआ था। तो ये तो असम की बात हो गई। अब कुछ योजनाएं, कुछ अभियान मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अभी केंद्र सरकार ने कहाँ से स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया था, पुणे से। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान ने शुरू किया। हिमाचल प्रदेश ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की। सीमा पर्यटन पहल हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। और ध्रुव पहल, इसे डाक विभाग ने शुरू किया। अंकुर पहल को उड़ीसा ने शुरू किया विकास को बढ़ावा देने के लिए। विकसित कृषि संकल्प अभियान हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने शुरू किया। यशोदा AI अभियान को राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहां पर किया गया, तो आंसर होगा स्वीडन में। तो अभी निर्वाचन अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 ये भी 10 से लेके 12 जून तक हुआ, कहां पे, स्टॉकहोम स्वीडन में। और इसमें हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को इन्वाइट किया गया, यहाँ पे उन्होंने मुख्य भाषण दिया और उन्होंने मुख्य भाषण में कुछ बातें बोली जो मैं आपको बताऊं। जैसे कि उन्होंने कहा कि भारत में 2024 में मतदाताओं की संख्या 97.9 करोड़ हो गई है और मतदान केंद्रों की संख्या लगभग 10.50 लाख हो गई है। हमारे पास दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी है जहां पे जाकर के लोगों ने वोट दिया। कहां पर है वो? हिमाचल प्रदेश के ताशीगंग में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। अच्छा, इस सम्मेलन का आयोजन किया किसने? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान ने, जिसके बारे में आपको बता दूं स्थापना होती है इसकी 1995 में। मतलब ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया में लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? स्टॉकहोम स्वीडन में है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब सम्मेलन वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स सम्मेलन में आपको रिवाइज करता हूं, आ जाओ। जैसे कि बात करते हैं, अभी तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ मुंबई में। वर्ल्ड पुलिस समिट हुआ दुबई में। पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन हुआ था अभी नई दिल्ली में ही। और 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, भारत में हुआ, नई दिल्ली में। 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन अभी गोवा में हुआ। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट अभी रोटरडैम नीदरलैंड में हुआ। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी अभी नई दिल्ली ने की थी। और याद रखना इससे एक पॉइंट कि अभी इसी की अध्यक्षता भारत को मिल चुकी है 2025 से लेकर 2028 तक, और भारत के वी श्रीनिवास को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 जून को। तो हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य बालकों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के अवसर पैदा करना। थीम भी है प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रकाश में तेजी लाएं। और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी सन 2002 में। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बाकी मैं आपको जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज जो अभी तक हमने मनाए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस आर्चीव्स डे, 9 जून को ही विश्व प्रत्यायन दिवस एक्रेडिटेशन डे, और 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार मनाया, और 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा जावेद अख्तर को। तो अभी जावेद अख्तर को रूसी हाउस के द्वारा दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सांस्कृतिक संवाद और साहित्यिक विरासत को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उनको दिया गया। ये जावेद अख्तर ये पहले भारतीय लेखक है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। अब अवार्ड वाला प्रश्न है तो आपको बताया जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो आ जाओ फिर। अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया था रामवी सुतार को। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लॉशेल को मिला है, वियना के हैं। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, चिरंजीवी। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी लेखक है छत्तीसगढ़ से। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 दिया गया आर के श्री राम कुमार को, वायलिन वादक हैं। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को मिला, भारतनाट्यम से इनका संबंध है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 एनटीपीसी को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 अभी हिंदी भाषा का गगन गिल को दिया गया, मैं आई जब बाहर के लिए, और अंग्रेजी का स्टरेन किरे को मिला स्पिरिट नाइट्स के लिए। एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को दिया गया, जापान के हैं, नॉर्वे की ओर से दिया जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार है ये, ध्यान रखना, सब इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान कहां पर विकसित किया जाएगा, तो आंसर होगा सिंधुदुर्ग में। तो भारत का पहला
पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान, ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बनाया जा रहा है। इसके लिए भारतीय नौसेना का एक सेवा मुक्त एक रिटायर्ड युद्धपोत INS गुलदार ये पानी में डुबोया जाएगा। और आपको याद होगा, ये प्रश्न तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, 2-3 महीने पहले मैंने आपको ये प्रश्न पढ़ाया था। INS गुलदार से याद आएगा, कई बार मैं आपको रिवाइज भी करा चुका हूँ, लेकिन तब इसकी घोषणा हुई थी। अब इस पे काम करना शुरू हो चुका है। तो प्रश्न एक बार फिर से न्यूज में है, चर्चा में है, तो एक बार हम पढ़ रहे हैं फिर से। तो याद रखना किस जहाज को डुबोया जाएगा, इसके लिए INS गुलदार को। और ये भारत का इस तरह से पहला समुद्र के नीचे स्थित संग्रहालय होगा। इसको बनाने में लागत आने वाली है 46.91 करोड़ रुपए। INS गुलदार की जरा सी बात कर लेते हैं कि इसका निर्माण कहाँ पे हुआ था। इसका निर्माण याद रखना पोलैंड में हुआ था और दिसंबर 1985 में ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था और अभी रिटायर्ड हुआ था ये जनवरी 2024 में। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखना। बाकी अब यहाँ पे मैं आपको क्या रिवीजन करवाऊंगा, म्यूजियम से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखो फिर, जैसे कि देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में, और देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की अभी आधारशिला कहाँ पर रखी गई, हैदराबाद। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर खुला, तिरुवनंतपुरम। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय ये कहाँ पर बनाया, दिल्ली के हुमायूं के मकबरे परिसर में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में जो OP जिंदल यूनिवर्सिटी है उसके परिसर में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में। वैदिक 3D संग्रहालय ये खुला जाएगा वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया मोदी जी ने महाराष्ट्र के वाशिम में। और देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये आपको मिलेगा वाराणसी में। नितिन गडकरी जी ने कहाँ पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, पुणे में। सूचना का अधिकार RTI संग्रहालय के लिए आधारशिला रखी गई राजस्थान के ब्यावर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट संग्रहालय म्यूजियम में ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया, तो आंसर होगा बंगलुरु। तो बंगलुरु ये अब आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी एक NGO है, एक फाउंडेशन है, होल्ले मट्टी नेचर फाउंडेशन, तो उसने अभी कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण के जरिए, मतलब अलग अलग जगह पर कैमरा लगाया और उनके जरिए इन्होंने पता किया कि बंगलुरु में 80 से 85 जंगली तेंदुए हैं और ये संख्या मुंबई के 54 तेंदुओं की तुलना में ज्यादा है। मतलब मुंबई में 54 तेंदुए लेपर्ड दर्ज किए गए और यहाँ पर बंगलुरु में 80 से 85 तक हैं। तो इसीलिए भारत की तेंदुआ राजधानी अभी ऑफिशियली से घोषित कर दिया गया बंगलुरु को, याद रखना। और इसमें भी अगर बंगलुरु में आप देखोगे जो बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है बंगलुरु में, वहां पर इन 80 से 85 में आप देखोगे तो 54 तो इसी में है, बाकी आसपास के रीजन में है। तो इससे ये पता चलता है या ये दर्शाता है कि बंगलुरु जैसे शहरी क्षेत्र भी जैव विविधता से समृद्ध हो सकते हैं। अब बात बंगलुरु की है, तो बंगलुरु से और क्या क्या प्रश्न बने हैं अभी तक, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, देखना। अगर पूछे, बंगलुरु में अभी पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी को लॉन्च किया गया था, याद रखना। और बंगलुरु में बनेगी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे, जिसकी लंबाई होगी 287 किलोमीटर। अभी जो सबसे लंबा सर्कुलर रेलवे मार्ग है वो चेन्नई में है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना बंगलुरु में। और बंगलुरु ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना। देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, ये बंगलुरु में लॉन्च होगा। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये बंगलुरु में लॉन्च होगा। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर ये कहाँ पर स्थापित किया गया, बंगलुरु में। बंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित FWD 200B का अनावरण किया गया था बंगलुरु में। दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार ये कहाँ पर खुला, बंगलुरु में। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक ये बनेगा बंगलुरु में। और 15वां एरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ बंगलुरु में। किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी उपग्रह समूह ये लॉन्च किया था, पिक्सेल, ये बंगलुरु का एक स्पेस स्टार्टअप है। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजारा महोत्सव का आयोजन हुआ था बंगलुरु में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अनावरण किया था और उसका नाम रखा था शून्य। ये बंगलुरु का एक एरोस्पेस स्टार्टअप है, सरला, उसी ने इसको बनाया था। तो इन सब कारण से बंगलुरु न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो शक्ति एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, 2025 में इसका 8वां संस्करण हुआ, भारत फ्रांस के बीच में होता है। अभी मतलब 18 जून को ये शुरू होगा, 1 जुलाई तक चलेगा। कहाँ पर, फ्रांस में, फ्रांस के ला कैवेलरी में। पिछले साल 2024 में इसका 7वां संस्करण भारत में हुआ था, मेघालय के उमरोई में। और पहला संस्करण इसका 2011 में हुआ था।
देखो मिलिट्री एक्सरसाइज आज मैं आपको सारे रिवाइज करा ही चुका हूँ। तो यहाँ पे फ्रांस की बात है तो मैं आपको फ्रांस ले चलता हूँ। बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा सा घूमना फिरना भी चाहिए। तो ये रहा फ्रांस। कैपिटल क्या होती है? पेरिस। करेंसी यूरो। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री फ्रांसवा बरुआ बन गए। फ्रांस से आपको कुछ और पॉइंट्स भी बता दूं, जैसे कि अभी 2024 में समर ओलंपिक हुआ था पेरिस फ्रांस में, 33वां संस्करण था। 2030 में जो विंटर ओलंपिक्स है वो भी होंगे फ्रांस में। एक ये याद रखो, गर्भपात को वैध बनाने वाला पहला देश है ये। यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश है ये। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये देखो, अभी एआई समिट जो हुआ था 2025 में पेरिस फ्रांस में हुआ था, तीसरा संस्करण अगला भारत होस्ट करेगा। बाकी सारे मिलिट्री एक्सरसाइज तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रिवाइज करा चुका हूँ। और ये 2 प्रश्न देखो एग्जाम में पूछे गए हैं। राफेल लड़ाकू विमान किस देश से हमने खरीदे? आपको बताया फ्रांस। कंपनी का नाम भी पूछा गया है एग्जाम में, डसॉल्ट एविएशन कंपनी है। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपनी क्रैक एग्जाम को, चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। इससे दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी आपको पता है इनकी डेली प्रैक्टिस के लिए आपकी क्विज तैयार करता हूँ। कहाँ पे? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू फॉर्मेट में। और पीडीएफ आपको मिल जाती है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो कल पहला प्रश्न पूछा था खान क्वेस्ट अभ्यास, ये कहाँ पर हुआ था? भारत मंगोलिया के बीच में उलन बटोर में। फिर पूछा अभी भारत का पहला वंदे भारत रेल कारखाना डिपो ये कहाँ पर बन रहा है? राजस्थान में, जोधपुर में। और किस राज्य के पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल दिया गया? मध्य प्रदेश। यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए भी ड्रम ऐप को लॉन्च किया है आईआईटी खड़गपुर। और संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 मिला है मृत्युंजय महापात्रा को। और भारत ने 2025 आईआईएचएफ वुमेन्स एशिया कप में कौन सा पदक जीता? ब्रोंज। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 11 जून को। पोसान पोया महोत्सव मनाया गया श्रीलंका में। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरिना किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? विजिंगम पोर्ट। और विक्रम लोक कैनाल सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। तो कल आपसे पूछा था राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये आपने कब मनाया? तो आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।